हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल पार्ट 1 में हम लोग जान चुके थे और पार्ट 2 है यह। इसमें हम लोग जानेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। यानी कि हम लोग 3 क्षेत्रकों के बारे में बात किए थे भारतीय अर्थव्यवस्था में। पहला था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित एवं असंगठित, सार्वजनिक एवं निजी। इन 3 क्षेत्रकों के बारे में कल हम लोग चर्चा कर लिए थे, लेकिन डीपली नहीं गए थे, केवल इन्हीं तीनों के बारे में संक्षेप में समझे थे और अच्छी तरह से समझे थे, और जीडीपी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, यानी कि कौन कौन से ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, किस परिवर्तन की वजह से इसमें ग्रोथ हुआ। जो भी क्षेत्र थे, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यही तीनों जो क्षेत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है इन्हीं तीनों चीज़ पर आश्रित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर। इन्हीं तीनों चीज़ों में हम लोग निवेश भी करते हैं, नियोजित भी होते हैं और अपना काम भी करते हैं। अब देखा जाए थोड़ा इसके बारे में चर्चा। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होती है कि जितने भी विकसित देश हैं उसमें उन लोगों के इतिहास में देखा गया है, यदि जो सबसे सक्रिय क्षेत्र था वह था प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कृषि प्रणाली और भी जो चीज़ें, यानी कि कृषि ही महत्वपूर्ण होती है, इसे कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होते गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। जाहिर सी बात है, यदि हम कृषि के क्षेत्र में यदि नए नए उपकरण लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, अच्छे से बीज मतलब बोएंगे, उत्तम किस्म के बीज होंगे, तो क्या होंगे, हम समृद्ध होंगे। कृषि क्षेत्र क्या होगा, समृद्ध होगा, उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, जैसे कि कोई शिल्पीय था, मतलब कोई चित्रकार वाला था, कलाकार था, कोई व्यापारी, यानी कि इन लोगों की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि उत्पादन बढ़ने लगता है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पुराने समय में सोचिए, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, एकदम पुराने समय में जब आदमी उस समय विकास कर रहा था, कृषि आई होगी, तो उस टाइम क्या हुआ होगा, जैसे कि हमारे पास उत्तम किस्म के बीज नहीं होंगे। जैसे कि मेरे घर में 5 परिवार हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, हमारे पास इतना बड़ा खेत है, हम 5 लोग इसमें क्या करते हैं, एक सीज़न मेहनत करते हैं, और गेहूँ कितना निकलता है, मान के चलिए एक सीज़न मेहनत करते हैं और हमारे पास निकलता है गेहूँ 5 कुंटल, और एक व्यक्ति एक साल में क्या कर रहा है, 1 कुंटल खा रहा है। यानी कि ये पाँचों लोग में से एक भी कम हो जाएगा तो गेहूँ तुरंत क्या हो जाएगी, गेहूँ की कमी हो जाएगी, गेहूँ फसल अच्छा नहीं होगा। और करेक्ट 5 कुंटल निकल रहा है और 1 कुंटल एक व्यक्ति खा रहा है, और 5 कुंटल क्या कर दे रहे हैं, ख़त्म हो जा रहा है। तो क्या यह व्यक्ति दूसरा कोई काम करेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि उत्पादन में क्या है, कमी है। जितना इनको आवश्यकता है उतना ही इसमें से निकल रहा है, उत्पादित वस्तु हो रही है, जितना कि यह अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन जब इसमें नए नए टेक्नोलॉजी आने लगी, उपकरणें आने लगीं, तो इसमें क्या हुआ कि 2 ही व्यक्ति क्या करते थे, 5 व्यक्तियों का राशन क्या करते थे, मतलब अनाज उत्पन्न कर देते थे। तब ये जो 3 व्यक्ति बचेंगे वह क्या सोचेंगे, अलग माध्यम से सोचेंगे ना। यानी कि कोई कलाकार बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई खरीदने वाला, कोई बेचने वाला, या अतिरिक्त कई चीज़ों में, कोई परिवहन में जाएगा, कोई कुछ बनेगा, कोई सैनिक से जुड़ेगा। यानी कि वह कई क्षेत्रों में क्या होगा, जाएगा। वह कैसे जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में नए नए उपकरण आ रहे हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, समृद्ध होगा। इसकी वजह से जो 3 लोग थे वह लोग अलग अलग क्षेत्रों में क्या करेंगे, जाएंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि जब इसमें अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा तो लोग किसके तरफ संख्या बढ़ने लगी, शिल्पियाँ होने लगे, व्यापारी होने लगे, मतलब क्रय विक्रय का काम करने लगे,
परिवहन चालक हो गए, प्रशासक हो गए, सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़ गए। ठीक है, फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी। लेकिन जो भी उत्पादित वस्तुएं थी वह सब क्या थी? प्राकृतिक थी, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक तो ही होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन तो ही होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि उसे मनुष्य बनाता नहीं है। मनुष्य यदि बना देगा उस चीज को तो वह विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। तो विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। यानी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन आते थे वह प्राथमिक क्षेत्रक में आते थे, और लोग अधिक से अधिक किस क्षेत्र में रोजगार करते थे? इसी में। लेकिन लंबे समय अर्थात 100 वर्षों से अधिक के बाद, और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। अब क्या हुआ कि 100 साल बाद कारखाने क्या हुए? अस्तित्व में आए, यानी कि नया उनका प्रणाली आई। जैसे कि यदि हम गेहूँ हाथ से काटते हैं तो वह ज़्यादा दिनों में काटते थे, लेकिन जब मशीनें आ गईं तो बहुत कम समय में काटते हैं। गेहूं की पिसाई होती थी, बहुत समय लगता था, लेकिन कल कारखाने आ गए तो क्या हो गया? मिलें आ गई तो जल्दी पिसाई होने लगी। यानी कि इन सभी को इस्तेमाल में लाने के लिए और भी रोजगार क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि इसमें भी तो लोग लगेंगे काम करने के लिए। तो इस प्रकार से इनका रुझान क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्र में भी बढ़ने लगा। फिर द्वितीयक क्षेत्रक के बाद आया तृतीय क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में भी बदलाव हुआ, क्योंकि जो विकसित देश थे, जैसे कि वहाँ पे कृषि बढ़िया होने लगी, कल कारखाने हो गए, तब निश्चित है कि वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा उत्पादन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? 5 आदमी को खाने, 5 आदमी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अनाज उग रहा है 15 आदमी का, तो 10 आदमियों का अनाज तो वह क्या करेगा? बेचेगा जरूर। तो बेचने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तृतीयक क्षेत्र में आना पड़ेगा। तृतीयक क्षेत्र यानी परिवहन, भंडारण या अन्य चीज़ें, इंटरनेट, टेलीफोन, ये सब क्या है? तृतीयक क्षेत्रक हैं। तृतीयक क्षेत्रक के माध्यम से तो हम एक देश के बारे में दूसरे देश में जान जाते हैं। जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है हम यहाँ पे जान जाते हैं, वह तृतीयक क्षेत्रक के कारण ही होता है। और तृतीयक क्षेत्रक में क्या हुआ? रोजगार मिलने लगा, और वर्तमान समय में लोग क्या हैं? तृतीयक क्षेत्रक में ही सबसे अधिक नियोजित हैं। हम आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, उसमें देखिएगा कि तृतीयक क्षेत्रक इस समय जो है कि सबसे अधिक पे है, सबसे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन कर रहा है, भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? यानी कि भारत के तीनों क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, रोजगार कितना है और कुल उत्पादन कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। तो चलिए अगले खंड चालू करते हैं। अगला खंड यानी कि अगले पेज में देखिए, यहाँ पे दे रहा है भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। भारत में ये देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद का है। 1973 से 74 तक क्या था? प्राथमिक क्षेत्र अधिक था, द्वितीयक क्षेत्र कम था, और तृतीयक क्षेत्र थोड़ा अधिक था। लेकिन 2013 और 14 का आंकड़ा है, जिसमें तृतीयक क्षेत्र क्या है? बहुत हाई लेवल पे, उसकी क्वांटिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि इससे साफ जाहिर होता है इस मैप को देखने के बाद से कि तृतीयक क्षेत्रक में इस समय क्या लोग हैं? ज़्यादा निवेशित हैं। तो तुलना पर इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विचार करें, आप खुद विचार करिएगा। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, जो उत्पादन हो रहा है उसमें तृतीयक क्षेत्रक का क्या हो रहा है? महत्व बढ़ता जा रहा है। और महत्व कैसे बढ़ रहा है, आइए हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें। वर्ष 1973 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, सभी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों में, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण हो गया कि इसके कई कारण हो सकते हैं। यानी कि
भारत में जो है तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? तो आइए इसके हम कई कारण देखते हैं। प्रथम कारण, द्वितीय कारण, तृतीय कारण, चतुर्थ कारण या और अन्य कारण। यानी कि कई कारण हो सकते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र का आखिर में ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्यों ये महत्व इसका अधिक बढ़ गया? तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। यदि विकासशील देश है तो वहाँ पे इन सब की जिम्मेदारी कौन उठाती है? सरकार उठाती है। अब आ जाते हैं द्वितीय कारण। द्वितीय कारण क्या था कि जिससे तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया भारत में, उसका महत्व बढ़ गया। तो द्वितीय कारण है कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी अधिक बढ़ेगी। निश्चित है, यदि प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादन अधिक होगा, द्वितीयक क्षेत्रक में भी उसका उत्पादन अधिक होगा, तो तृतीयक क्षेत्रक की मांग बढ़ेगी, क्योंकि उसका सप्लाई करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, उसकी सेवा करना है, उसकी मदद करना है प्राथमिक और द्वितीयक की। तो भाई मदद जो करता है उसकी मांग हमेशा क्या होती है? मार्केट में बनी रहती है, उसका डिमांड हमेशा रहता है। और जो तृतीय कारण है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं, जो कि सब तृतीय कारण तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, वह सोचते हैं कि मैं क्या करूं, शॉपिंग मॉल खोल दूं, पर्यटन बनवा दूं, अस्पताल खोल दूं, प्रशिक्षण संस्थान खोल दूं। तो ये सब किस में आ जाते हैं? तृतीय क्षेत्र में ही आ जाते हैं। चतुर्थ कारण क्या था कि जिसका भारत में उसका महत्व बढ़ गया तृतीय क्षेत्र का? तो वह चतुर्थ कारण है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई। निश्चित बात है, जो ये नए ज़माना है, इसमें आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी और नवीन सेवाएं, यानी कि जो जो नई सेवाएं आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये आधुनिक युग है। तो आवश्यक हो गई, और ये सब किस में आ जाते हैं? उसी तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे लेसन 4 में। ठीक है, लेसन 4 में हम चर्चा करेंगे। अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। भारत में जो सेवा क्षेत्रक हैं, वह कई तरह के लोगों को क्या करते हैं? अपने अंदर नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं, और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भाग का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है कि जो लोग हैं, कुछ तो क्या है कि सीमाएं हैं, उसकी निश्चित रोजगार है, सीमित है, तो उसमें क्या होती हैं? बहुत कम मतलब वो बढ़ता है। और कुछ ऐसी दुकानें हैं, ऐसे मतलब हैं सीमाएं, वो भी सेवाएं हैं जिसमें क्या होता है कि कोई बाधा नहीं होती है, जैसे दुकानें, मरम्मत कार्य। यानी कि हम इसके अगले खंड में यह बात करेंगे कि संगठित और असंगठित के बारे में। जैसे कि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो उसमें क्या है? सीमित जगह है, सीटें हैं, वैकेंसी निकलेंगी, फिर वह अप्लाई करेगा, फिर उसको क्या होगा? पद मिलेगा। दूसरी तरफ है प्राइवेट जॉब, इसमें क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा सेवाएं होती हैं। तो यही संगठित और असंगठित के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।